Okay, so this will be the case. It is the case related to this data binding related case. पकड़ने क्या बोला? The benefits of one-way data binding gives you better code control throughout the application. If data flow is in another direction, then it requires additional features. क्योंकि आपको data को control करने के लिए कुछ additional चीजें डालनी होगी. It is because components are supposed to be immutable. कंपोनेंट के ऊपर जब भी कोई डेटा अटैच होता है तो कंपोनेंट क्या होता है? इम्यूटेबल. मतलब एक बार कंपोनेंट पर रिफ्लेक्शन आया तो अननेसेसरीली वो बार बार अपने आप को कभी नहीं करते क्या रिफ्रेश. अगर आपको करवाना है तो एक्सटर्नल एफर्ट डालने होंगे तब जाके वो चीजें आपको मिलती है. एंड डेटा विद इन देम कैन नॉट बी चेंज. अब रिएक्ट में क्या बोला? फ्लक्स इज द पैटर्न दैट हेल्प्स टू कीप योर डेटा यूनिडायरेक्शनल. दिस मेक्स द एप्लीकेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड लीड्स टू इंक्रीज एफिशिएंसी. बायडायरेक्शनल अप्रोच को रिएक्ट कभी फॉलो ही नहीं करता है. यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल फॉलो चलती है. इंटरनली फ्लक्स एक स्टेट मैनेजमेंट टूल है रिएक्ट का जो इंटरनली फ्लो ऑफ डेटा को यूनिडायरेक्शनल मेंटेन करने में हेल्प करता है. तो पहला फीचर JSX, दूसरा फीचर कंपोनेंट, तीसरा मिला वन वे डेटा. ये सब टेक्निकल फीचर्स है इस टेक्नोलॉजी. नीचे चलते हैं वर्चुअल डोम. A virtual DOM object representation of the original DOM object. ठीक है? It works like one-way data binding. देखना, whenever any modification happen in the web application, the entire UI is re-rendered in virtual DOM. मैंने क्या बोला था? जितने भी चेंजेस होंगे वो रिफ्लेक्ट हमेशा कहाँ पे करते रहेंगे? वर्चुअल डोम. मतलब आपके ब्राउजर डोम से वो कम्युनिकेट ही नहीं कर रहा है तो रिफ्लेक्शन बार बार आ ही नहीं रहा है. ठीक है? Then it checks the difference between the previous DOM representation and new DOM. फिर वो क्या करता है? सब हो गया, UI पूरा लोड हो गया. अब वो बोलता है भैया प्रीवियस DOM जो लोडेड था ब्राउजर पे वो और आपका वर्चुअल DOM वो है, दोनों में कंपैरिजन करता है. If it get changes तो ब्राउजर पे रिफ्लेक्ट करेगा. If it do not get changes, browser DOM will be as it make a comparison. देखिएगा. Then it checks the difference between the previous DOM and new DOM. Once it has done, the real DOM will be updated only that things that have actually changed. This make the application faster and there is no waste of money. तो जो बोला था ना रियल डोम के कंपैरिजन में वर्चुअल डोम फास्ट होता है. कारण क्या है? वो अपने रिफ्लेक्शंस को एप्लीकेशन लेवल पे हैंडल करता है. पूरे चेंजेस होगा उसका सिर्फ कंपैरिजन का काम होगा ब्राउजर. वो बोलेगा तीन चीज बदली है, वो ब्राउजर को बोलेगा तू तीन ही रिफ्लेक्ट कर, अपने को कोई मतलब नहीं बाकी से. ब्राउजर डोम अपडेट होगा नहीं बार बार तो पहले के एप्लीकेशन फास्ट भी होगा. और रियल डोम पे जो काम करते हैं वो तो ब्राउजर डोम हर छोटी चीज के लिए अपडेट करेंगे. तो अगर अपडेट करेंगे तो ब्राउजर डोम बार बार रिफ्रेश होगा. एज कंपेयर टू रिएक्ट एप्लीकेशन एफिशिएंसी थोड़ी सी क्या होगी. कंसेप्ट क्लियर होगा. सो दिस इज द वर्चुअल डोम केस. नाउ इट कम्स टू बी सिंपलिसिटी. यार ये शब्द से आप समझ सकते हो. ठीक है? React.js uses JSX file which makes the application simple and to code as well as understand. Okay, we know that React.js is component based approach which makes the code reusable as you need. This makes it simple and use. ठीक है? तो ये यार वही चीज है जो अपन बार बार देखते आ रहे हैं, वही पॉइंट है. Similarly, this is performance. तब तो आपको इतना सब देखने के बाद एक चीज तो क्लियर हुई होगी. As compared to any other application of UI development, इसका परफॉर्मेंस, इसका स्पीडिंग काफी तेज होगा. कारण JSX का होना, आर्किटेक्चर वाइज आसान होना एज कंपेयर टू अदर. उसके बाद वर्चुअल डोम का प्रेजेंस होना है ना. उसके बाद यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो होना. एप्लीकेशन लेवल पे ये सब चीजें ओवरऑल इसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में क्या करेंगे. तो ये सब टेक्निकल रीजंस है. React.js मार्केट के अंदर आज डोमिनेटिंग UI फ्रेमवर्क्स में से एक है. सर ये एंगुलर से ही बात है. ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों के अपने प्लस और माइनस है. ठीक है? एंगुलर कुछ केसेस में ऐसा बिहेव करेगा जहाँ पे ये परेशान हो जाता है. अभी कंपैरिजन दिखा देता हूँ.
स्थिति क्लियर हो जाएगी। ये तो सिर्फ अपने एक और है ना Vue.js। Vue.js भी आ गया, बाकी व्यू अभी कंप्लीट नहीं कर पा रहे, अभी नहीं कर पा। ये देख लो आप, रिएक्ट वर्सेस एंगुलर, ठीक है, कहीं कुछ डॉक्यूमेंटेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो इनके कुछ की पॉइंट्स लिखे गए हैं, ठीक है, तो ये की पॉइंट्स आप गो थ्रू कर सकते हो वैसे, बट मैं आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में ये चीज सबसे पहले दिखाना चाहूंगा। ये दोनों के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है, दोनों के फीचर्स पॉइंट्स है, वो दिखा रहा हूँ। बोल रहा है whenever there is a requirement to make a choosing between React and Angular, अब ये पॉइंट्स को एक बार देख लो। एंगुलर रिएक्ट है, सबसे पहला क्लासिफिकेशन है टाइप बेसिस, भैया एक फ्रेमवर्क अप्रोच फॉलो करता है, एक लाइब्रेरी अप्रोच। तो फ्रेमवर्क अप्रोच में स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होगा, आर्किटेक्चर को फॉलो करना होगा, लाइब्रेरी फॉर्मेट्स में वो सब चीजों की जरूरत नहीं है। आर्किटेक्चर वाइज मुझे बोलोगे भैया ये थोड़ा सा टफ है, ये आसान है। अब आर्किटेक्चर के अंदर एंगुलर अपने साथ एक नई चीज लेके चलता है, वो है टेस्टिंग स्किल सेट्स। आज एंगुलर का यूनिट टेस्टिंग मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग है, रिएक्ट उस बारे में सोच ही नहीं पाता। रिएक्ट के अंदर वो सब कम करने के लिए आपको एडिशनल एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बट एंगुलर का टेस्टिंग स्किल सेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। क्यों? एंगुलर हर एप्लीकेशन लेवल पर टेस्टिंग टूल का प्रेजेंस देता है, चाहे वो प्रोजेक्ट लेवल हो, चाहे वो ऐप लेवल हो, चाहे वो कंपोनेंट लेवल हो, चाहे वो सर्विस लेवल हो, हर लेवल पे एंगुलर क्या प्रोवाइड करता है? टेस्टिंग। तो एंगुलर के अंदर टेस्टिंग डीबगिंग बहुत आसान, रिएक्ट में करने जाओगे हर चीज खुद से लिखनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं अब मुझसे आप पूछोगे तो मैं बोलूंगा इस केस में एंगुलर बेस्ड है, इस केस में एंगुलर बेस्ड है एज कंपेयर टू व्हाट। तो कंपैरिजन बेसिस पे नहीं उठा पाएंगे, कंपैरिजन बेसिस पे नहीं, दोनों मार्केट में यूज हो रहे हैं, दोनों के प्रोजेक्ट्स का सर्विलेंस समझ में आ रहा है, पॉइंट्स पता होने चाहिए, है ना। बेस्ट वन आउट ऑफ अपन डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही फ्रेमवर्क बड़ी बड़ी कंपनीज के हैं, तो दोनों अपनी एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए हर कुछ चीज कर रहे हैं। नेक्स्ट कम्स टू बी डेटा बाइंडिंग अप्रोच। टू वे डेटा बाइंडिंग है, यहाँ पे वन वे। मैंने आपको वन वे में भी क्या पॉजिटिविटी बताई कि भैया ये सब है ना। अभी अपन ने वन वे बाइंडिंग फीचर देखा, अब उसके अंदर एक छोटा सा बग से बचना होता है कि एप्लीकेशन लेवल पे फ्लो ऑफ डेटा को हर लेवल पे प्रोवाइड करता है। तो भैया एप्लीकेशन लेवल पे आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सटर्नल एफर्ट्स डालने होंगे। तो वहां पर फ्लक्स अभी कैसा मेंटेन कर रहा है? यूनिडायरेक्शनल, बट आपको हर कंपोनेंट पर डेटा चाहिए, कहीं ना कहीं वो चीज थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि हर लेवल पे डेटा अटैच नहीं ना। फ्लो इज डिसाइडेड, उस फ्लो के बाहर वो कभी जाएगा, हर लेवल पे डेटा की कनेक्टिविटी देना वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देता है। बट टू वे बाइंडिंग, डेटा इज एवरीवेयर एक्सेसिबल, डेटा की अवेलेबिलिटी यहाँ पे बढ़िया है, इसलिए सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर फॉलो करता है। यहाँ पे पूरा लॉजिक किसकी मदद से लिखा जाता है? सर्विस। सर्विस कहीं पे भी डेटा अटैच कर सकती है, उसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, है ना। तो एक फायदा बट एक नुकसान, सिक्योरिटी कंसर्न्स आ सकते हैं, ये फ्लो कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है, चेंजेस हुए तो दिक्कत देगा। डोम, रियल वर्चुअल लर्निंग कर्व, स्टेप फ्लो, ये तो एक नॉन टेक्निकल फीचर है कि इफ यू हैव टू लर्न विद द केस तो व्हाट विल बी द सिनेरियो, इट कैन बी लर्न इन स्टेप बाय स्टेप मैनर। ठीक है, कारण ये है कि आर्किटेक्चर वाइज काम है, बिना आर्किटेक्चर गवर्नेंस के यू कैन नॉट लर्न। यहाँ पर इन्होंने लर्निंग कर्व में क्या बोल के रखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको बोला आर्किटेक्चर वाइज आसान है, सीखने के लिए आपको कंपैटिबिलिटी एंगुलर काफी कम समय लगेगा और आप इसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। टेम्पलेट्स, HTML प्लस टाइपस्क्रिप्ट कोड होते हैं, यहाँ पे JSX प्लस, JSX मतलब जावास्क्रिप्ट HTML कॉम्बिनेशन, और JS बिजनेस लॉजिक यूनिट यहाँ पे डिप्लॉय करें। तो एक बेनिफिट ये भी मिलता है, यहाँ पे जो कंपैटिबल कोड है वो जावास्क्रिप्ट का ही है, बट यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का एक सुपर सेट यूज होता है टाइपस्क्रिप्ट, आपको JS स्टैंडर्ड्स के थोड़ा सा बाहर आना पड़ता है एंगुलर। अगर आपको लेकिन TS अगर आपको लिखना है एंगुलर तो आपको JS स्टैंडर्ड के बाहर आके क्या पढ़ना होगा? टाइपस्क्रिप्ट, तभी आप एंगुलर लिख पाओगे। ठीक, एप्लीकेशन लॉजिक या पूरा लॉजिक किसकी मदद से लिखा जाता है? सर्विस, और यहाँ पे किसकी मदद से लिखा जाएगा? फ्लक्स। स्टेट मैनेजमेंट, डेटा का फ्लो हैंडल करने के लिए यूज होते हैं, तो
एंगुलर में सर्विस बेस्ड लॉजिक है पूरा, सर्विसेज बन जाती है उससे हैंडल होता है, और यहाँ पे फ्लक्स और रिडक्स सब चीजों को हैंडल करता है। फ्लक्स और रिडक्स है। फ्लक्स और रिडक्स स्टेट मैनेजमेंट टूल है, एप्लीकेशन लेवल पे फ्लो ऑफ डेटा को हैंडल करता है। यहाँ सर्विस हैंडल करती है, यहाँ फ्लक्स और रिडक्स सर्विसेज भी बनानी होगी एंगुलर वालों को, अपने बैच के अंदर अपने को रिडक्स भी देखना होगा। क्लियर हो रहा है कुछ? एप्लीकेशन लॉजिक वी हैव कंप्लीटेड, फ्लेक्सिबिलिटी लेस मोर, वो तो अपने को समझ में आ ही चुका था, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी मतलब समझना आसान लिखना आसान, वो तो आर्किटेक्चर पर डिपेंड करता है। सबसे बड़ी बात कोड लिखना रिएक्ट का आसान एज कम्पेयर टू, बट मेरे हिसाब से मैंने तो एंगुलर सबसे पहले पढ़ा है, रिएक्ट बाद में पढ़ा है। तो एंगुलर का आर्किटेक्चर एक बार इसके दिमाग में बढ़ जाता है, बाद में उसको भी कभी परेशानी नहीं आती। मैं ये नहीं बोल सकता उसका आर्किटेक्चर पेचीदा है तो उस पर काम ही मत करो, करने वाले कर रहे हैं, बट आर्किटेक्चर एक बार उसको अच्छे से क्लियर हो गया फिर इतनी दिक्कत है, और ये के अंदर है ही नहीं, तो जो आप लिखोगे वो आर्किटेक्चर, फिर वो और आसान हो जाता है इसका। मोबाइल डेवलपमेंट एंगुलर आयोनिक के साथ डिप्लॉयड है, और रिएक्ट नेटिव के साथ, ये अपन बहुत पहली बात कर चुके थे, मतलब हाइब्रिड मोबाइल ऐप्स दोनों के अंदर एप्लीकेबल है। देख फ्लटर एक्चुअली में प्लगइन का भी काम करता है, वो मल्टीपल टेक्नोलॉजी एम्बेडेड करने का काम करता है अपने मोबाइल ऐप्स के साथ। तो एक्चुअली में आयोनिक इज द फ्रेमवर्क ऑफ एंगुलर CLI, while React Native is the framework of what React is. ये दो मेजर फ्रेमवर्क्स हैं जो हाइब्रिड मोबाइल ऐप्स बनाने का काम करते हैं, है ना, मतलब मल्टीपल मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पे कॉमन चलते हैं। ईज ऑफ अपग्रेडेशन, इजी, डिफिकल्ट। क्यों इजी? एंगुलर में एक नया पॉइंट आ गया कि अपग्रेडेशन इसमें आसान रहेगा। कैसा अपग्रेडेशन? अरे तुमको अगर फीचर्स में जाके कुछ चेंज करना है तो एंगुलर में वो चीज आसान है। आप बोलोगे सर किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो? अरे भैया ये रियल डोम पे काम करता है, इसके अंदर अगर चेंज करना है तो आपको सिर्फ कोडिंग और इसका ग्रामर चेंज करना है, डोम मैनिपुलेशन की जरूरत तो है ही नहीं, क्योंकि डोम का ही ब्राउजर कहीं हैंडल कर रहा है। अरे बट ये पिक्चर है रिएक्ट अपने आप में, ये वर्चुअल डोम है, तो अगर आपको एप्लीकेशन में कुछ भी अपग्रेडेशन करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? अरे आपको सबसे पहले अपने एप्लीकेशन का डोम आर्किटेक्चर मैनिपुलेट करना पड़ेगा, फिर वो ब्राउजर कंपैरिजन मैकेनिज्म, तब जाके आपका एप्लीकेशन एक नए वर्जन पे लॉन्च हो सकता है। जैसा बोलते हैं एंगुलर का जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट है वो तेज है एज कम्पेयर टू रिएक्ट, मतलब एंगुलर के वर्जन वगैरह जो होते हैं वो बहुत फास्ट आते हैं, फास्ट रिलीज है, फटाफट चेंज होते हैं, 14, 13, 12 जल्दी जल्दी चेंज हुए, बट रिएक्ट के अंदर उतने फास्ट डेवलपमेंट नहीं देखते, मतलब स्टेबिलिटी काफी समय तक मेंटेन रहती है एक वर्जन की, फिर नया वर्जन। समझ में आ रहा है? टेक्नोलॉजी वाइज भी बात हो गई थी, फ्रेमवर्क अप्रोच है, और यहाँ पे पूरा UI लेवल MVC है, लाइब्रेरी बेस्ड आर्किटेक्चर, पैकेजिंग मैकेनिज्म फॉर द आर्किटेक्चर, यहाँ पे मीडियम है, और इसने बोल दिया व्हाट स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा वर्किंग अपन अपने खुद से लेवल से कर रहे हैं, तो जिस तरह का आर्किटेक्चर आप लिखोगे वो कंसिडर होगा, भाई यहाँ पे जो फिक्स आर्किटेक्चर है उसी में आपको काम करना है, तो यहाँ पर अपन अपनी सिक्योरिटी के हिसाब से हैंडल कर सकते हैं चीजें, भाई यहाँ पे आपको सिनेरियो के साथ मिल रहा है। अब इन पॉइंट्स की मदद से डिसीजन मेकिंग करना होगा, मैं एंगुलर पढ़ूंगा, तो दोनों में से कुछ भी पढ़ लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों की रिक्वायरमेंट बराबर है ना। रही बात जो एंगुलर पढ़ेगा, हो सकता है 6 महीने बाद कंपनी रिएक्ट पे काम करवा ले, हो सकता है जो आज रिएक्ट पे काम कर रहे हैं 6 महीने बाद उनको एंगुलर पे काम करना। आप तो दोनों के लिए तैयार रहना है इन फ्यूचर कि अपने को काम करना पड़ सकता है ना। और एंगुलर टू रिएक्ट स्विचिंग या रिएक्ट टू एंगुलर स्विचिंग कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ही साउंड फ्रेमवर्क्स है रियल वर्ल्ड। ये कंपैरिजन क्या रियल वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट करता है? अरे बिल्कुल करता है। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड्स और उसके ऑर्गेनाइजेशन है जो एप्लीकेशंस यूज करते हैं एंगुलर और रिएक्ट। ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर यूजिंग एंगुलर एंड रिएक्ट जेएस, एंगुलर वाले यूज करने वाले ब्रांड्स है निकी, ठीक है, उसका यू हैव अपवर्क्स, फोर्ब्स, HBO, सोनी, पेपाल, देन वी हैव द केस ऑफ GM, उसके बाद यू हैव द गूगल, हॉटस्टार, लोकलिस्टिक। ऐसे कुछ एप्लीकेशंस के नाम है जिसमें से अपन फ्रीक्वेंटली अवेयर है, गूगल के साथ HBO, सोनी,
तो आज इतने बड़े ब्रांड्स इन एप्लीकेशंस को यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट में अपना एक साउंड रोल प्ले करता है। और अगर आप रिएक्ट की बात कर लो तो आप सभी यूज कर रहे हो भैया, नीचे के जो चार नाम है उसके बिना तो दुनिया ही नहीं चल रही है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और नेटफ्लिक्स, ये चारों के एप्लीकेशन किसकी मदद से डिप्लॉयड है? अब तुम बोलोगे रिएक्ट बेस्ड है, तो ऊपर वाले नाम वाले तुमको बोलेंगे क्यों बेस्ड है भैया, हमने क्या गलती कर? और अगर तुम एंगुलर को बेस्ड बोलोगे तो नीचे वाले जो आज दुनिया में इतने पॉपुलर है, इन्होंने क्या गलती करी? दोनों अपनी अपनी जगह से, ये आपको समझना चाहिए समय में, क्योंकि आप कंपैरिजन करने आओगे तो आप ही परेशान होंगे। यार एक्चुअली मैं ऑनलाइन कुछ इमेज निकाली हुई व्यक्ति मिल गई, इस पे लिखा हुआ है मैंने कुछ कुछ, इधर भी तुझे मिलेगा। यहाँ पे जाएगा, ये रिएक्ट एंगुलर है, तो देख यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कुछ, याहू में, फेसबुक, याहू में कुछ कुछ मैंने भी ऐड कर दिए थे। और जो एप्लीकेशन आपको और ऑनलाइन मिल जाए वो आप और डाउनलोड कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो मैंने दोनों फ्रेमवर्क्स उसके फीचर पॉइंट ऑफ व्यू से इंट्रोड्यूस कर दिए। ये केसेस है। अब आपको क्या करना होगा, इस डॉक को पूरा अच्छी तरीके से गो थ्रू करना कंप्लीट। ये आप गो थ्रू कर लो। इसको गो थ्रू करने के बाद अब अपने को एक चीज पता पड़ गई कि यहाँ पे पूरा काम किसकी मदद से हो रहा है, ECMAScript वर्जन 6। भैया अब मेरा एक ही है, इस मशीन पे ES6 का एनवायरनमेंट तैयार करूं। आप लोग सर ES6 क्या है? यार ES6 we will introduce, we will write some of the key points for that। एक बार वो हुआ, ES6 का एनवायरनमेंट यहाँ पे बनाएंगे और पूरा ES6 गो थ्रू करने, जिसमें से मैं ये मान के चल रहा हूँ जावास्क्रिप्ट बेसिक स्टैंडर्ड टिल फंक्शंस पॉइंट, वो सब ES6 में एज इट इज। जो नया है वो आपको बताऊंगा, स्पेशली द कांसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आज तक नहीं लिखा अपन, क्लासेस नहीं लिखी है ना, उसका अपन ने पॉलीमॉर्फिज्म नहीं देखा, वो सब अपने को यहाँ पर खेलते हैं। तो वो अब कल की क्लासेस से स्टार्ट होगा, ES6 व्हाट इट इज, क्योंकि उसी से पूरा रिएक्ट लिखा हुआ है। तो पहले ES6 क्या है, उसके फीचर, कोडिंग स्टैंडर्ड्स पूरे, है ना। आने वाले 3 से 4 दिन तक अपन पूरा ES6 पढ़ेंगे। रिएक्ट तैयार हो जाएगा कोर लेवल पे, कोडिंग लेवल पे, फिर रिएक्ट का एनवायरनमेंट बना के प्रोजेक्ट डेवलपमेंट शुरू। क्योंकि वो करने से पहले ES6 आना चाहिए, क्योंकि वहाँ शुरुआत ही होगी इंपोर्ट। तो आप बोलोगे सर इंपोर्ट क्या है, वहाँ पे क्लास लिखा हुआ होगा, आप बोलोगे सर क्लास तो आज तक बना ही नहीं। उसके पहले ES6 पढ़ेंगे और फिर अपन चालू करेंगे रिएक्ट प्रोजेक्ट वाले। ठीक है, तो ये पॉइंट्स अच्छे से गो थ्रू कर लो, फिर अपन आगे। जो 3 से 4 वाली बैच वाले कैंडिडेट्स हैं वो सभी लोग अपना मेल आईडी है ना मुझे व्हाट्सएप कर, तो मैं आप लोगों को ड्राइव पे ऐड कर दूंगा इस रिएक्ट। उसको भी ऑनलाइन बैच यहाँ तक वर्किंग करना है अपने को। कल ES6 के साथ शुरुआत करेंगे और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ES6 वी विल गो फॉर प्रोजेक्ट। अभिलाषा, भावना, देवेंद्र, मोहित, सलूज, सभी को क्लियर है ना? यस सर। यस सर।